अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौ से इश्क नावल की एपिसोड नंबर 1, जो कि मेरी प्यारी दोस्त धड़कन शाह की तहरीर है। और इसके नावल बहुत ही मज़ेदार, रूड हीरो, फोर्स्ड मैरिज बेस, एज डिफरेंस बेस्ड। इसके नावल बहुत ही मज़े के होते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरी दोस्त के इस नावल की पहली एपिसोड को पढ़कर आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। देखो, अब मुझे जाने दो। तुमने मुझसे जो जो पूछा मैंने बता तो दिया, तो अब मुझे बांध कर क्यों रखा हुआ है। तुमने ही मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि मैं बदले में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूं, जो कि मैंने दे दी। अब तुम जाने दो मम। अरे कैसे जाने दूं? अभी सरदार को तो आने दो, वो जो कहेंगे वही होगा। ये एक फार्म हाउस के बेसमेंट का मंजर है, जहां कुर्सी से एक वजूद बांधा हुआ अपने सामने मौजूद शख्स से अपनी जान बख्शी की मिन्नतें कर रहा है। दाद, क्या इसने कुछ बताया या नहीं? बर्फ जैसी सर्द सी आवाज पर कुर्सी से बंधे वजूद ने सामने दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो खड़ा था। वो कोई और नहीं, सरदार अफशाल जाइम शाह था, जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। जी सर, इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इतनी भारी मुंह मांगी कीमत मिली है कि बिना चूचुरा किए सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। सर, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए कीमती हो सकता है, इसलिए अब इसे छोड़ देना चाहिए। ये आगे भी हमारे काम आ सकता है। दाद, कीमत कोई भी हो, आदमी अगर एक बार बिक जाए तो टिके का नहीं रहता। ये मेरे लिए किसी काम का नहीं, जो इंसान चंद पैसों के लिए जिस मालिक का सालों नमक खाया अगर इससे गद्दारी कर सकता है, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं। इस जैसे लालची फितरत के किसी के दोस्त नहीं हो सकते। धोखा और फ्रेब इनकी रग रग में होता है। और तुम तो जानते ही हो कि सरदार अफशाल ज़ईम शाह को धोखा और धोखा देने वाले दोनों से ही नफरत है। इससे पहले कि ये मेरे साथ भी नमक हरामी और गद्दारी करके मेरी पीठ में खंजर घोंप दे, इसका किस्सा ही ख़त्म कर दो। इसकी इतने बेरहम अल्फाज पर कुर्सी से बंधा वजूद कांप उठा। सर, इसने दाद, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? मुझे बार बार बातें दोहराने की आदत नहीं। नहीं सर, मैंने सुन लिया। तो क्या करना है, समझ में आया? जी सर, समझ किया। वही करना है जो इस जैसे लोगों का होता है। गुड। काम तमाम करके फार्म हाउस के पीछे वाली नहर में फेंक देना। वो जालिम बना हुक्म सुनाता, आंखों पर गोगल चढ़ाए मगरूर चाल चलता वहां से निकलता चला गया। ये था इस पूरे इलाके और 40 गांव का सरदार अफशाल ज़ईम शाह, जिसने 6 महीने पहले सरदारी का ओहदा संभाला है। 6 फुट से निकलता कद, बेहद सुर्ख गोरी रंगत, खड़ी मगरूर नाक, अनाबी लब, सब्ज़काई जमी सर्द आंखें, कुशादा पेशानी जिन पर हमेशा बल पड़े रहते हैं, मजबूत जिसामत का मालिक, चेहरे पर हमा वक्त छाई संजीदगी जो इसे औरों में नुमाया बनाती है। सरदार अफशाल ज़ईम शाह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बावजूद गांव की सरदारी का ओहदा संभालने को तरजीह दी, क्योंकि ये इसके दादा जान का ख्वाब था कि इस गांव का सरदार अफशाल ज़ईम शाह बने। और अफशाल ज़ईम शाह ने अपने ख्वाब और मकासद को साइड पर करके अपने दादा जान के ख्वाब को तरजीह दी थी। ऐसे ही तो नहीं, वो वलायत अली शाह साईं का लाडला था। वो अपने दादा जान पर अपनी जान वारता था। इनकी कही हर बात इसके लिए पत्थर की लकीर होती थी। वो इन्हीं की तरह रवायातों इक़्तिदार की पासदारी करने वाला था, जिसके लिए इसके बुज़ुर्गों की बनाई गई रवायात जान से बढ़कर थी। वो अपने दादा जान की तरह जालिम, जाबर और सख्त गिर सरदार था, जो अपनी फरसुदा रवायात के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते थे। आगरा हिंदुस्तान की शमाली रियासत उत्तर प्रदेश का अहम शहर है। इसका पुराना नाम अकबर आबाद था। मुगलिया दौर, बिलखसूस शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ज़माने में ये दरअल सल्तनत रहा है। आगरा दुनिया की मशहूर और ख़ूबसूरत इमारत ताजमहल के लिए जाना पहचाना जाता है, और यहाँ पर शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का तामीर करदा लाल किला भी कायम है, जो एक खूबसूरत और बड़ी इमारत कहा जाता है कि ये इमारत दिल्ली के लाल किला से भी ज़्यादा वसी है।
आगरा के नवाही इलाके में मौजूद कीमती पत्थरों से बनी ये सुनहरी हवेली खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत थी, जिसे विलायत अली शाह के वालिद ने बनवाया था। ये जितनी खूबसूरत थी, इसके अंदर बसने वाले उतने ही बेरहम और जालिम बदसूरत दिल वाले थे। नफरत, हसद, कड़वाहट इनकी रग रग में बसी हुई थी। सैयद वलायत अली शाह पूरे इलाके के सरदार और गांव के सरपंच हैं, जिनके 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे ज़ईम शाह, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी है। अफशाल ज़ईम शाह, शाइक ज़ईम शाह और बेटी ज़ईशम शाह। सैयद वलायत अली शाह के दूसरे बेटे कदीर शाह, जिनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। हसीब शाह, फाइक शाह, जिमल शाह और राइमा शाह। और सैयद वलायत अली शाह के छोटे बेटे नमीर शाह हैं, जिनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, हाइसम शाह, आइनूर शाह। और फिर आती हैं वलायत अली शाह की बेटी, तीनों भाइयों से छोटी सैयदा ज़ाहिरा शाह, जिनके 1 बेटा और बेटी है। कासिम और समैया ये अपने शोहर और बच्चों के साथ इसी हवेली में रहती हैं। आज हवेली में हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज सालों बाद नमीर शाह की बेटी हाइसम शाह बैरून मुल्क से स्टडी करके आ रही थी। इंडिया तो वो 1 हफ्ते पहले आ ही गई थी और किसी ज़रूरी काम की वजह से अपने डैड के शहर वाले बंगलों में रुकी हुई थी। लेकिन ये बात हवेली में किसी को मालूम नहीं थी। इसने हवेली में कॉल करके बताया कि आज वो हवेली आ रही है, जिसकी वजह से हवेली में हलचल मची हुई थी। और होती भी क्यों ना, क्योंकि जब से हाइसम शाह यहाँ से गई थी, इसने पलट कर एक बार भी किसी से बात नहीं की थी, सिवाय अपनी जान से प्यारी बहन के। अपने डैड से भी नहीं, और ना ही एक बार भी आने के लिए इन्हें कहा था। हाइसम शाह जब महज 14 वर्ष की थी तो हवेली वालों ने इसे ज़बरदस्ती स्टडी के लिए बाहर मुल्क भेज दिया। हवेली वालों के ऐसा करने की वजह इनकी माँ और दोनों बहनों से नफरत वजह थी। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, और जाती भी कैसे, अपनी बहन को छोड़कर, जिसके साथ ये हवेली वाले ना जाने क्या सलूक करते। इसने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन इसे भेज दिया गया। वो अपनी रोती बिलखती बहन को छोड़कर दिल में नफरत, कड़वाहट और इंतकाम का जज्बा लिए यहाँ से चली गई, और अब लौट कर आई थी, और इन हवेली वालों से अपनी माँ, बहन और अपने हर दर्द, हर अजियत और हर आंसू का बदला लेने के लिए, जो उन्होंने हवेली में रहने वाले बेरहम लोगों की वजह से सहे थे। यहाँ से जाने के बाद इसने पढ़ाई के साथ साथ काम करना स्टार्ट किया। शुरू शुरू में बहुत सी दिक्कतें और बहुत सी रुकावटें पेश आई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसके सर पे जिद और जुनून सवार था कुछ बनने का। वो खुद को ऊंचाई तक ले जाना चाहती थी, ताकि कल को जब वो हवेली वालों से टकराए तो किसी भी लम्हे कमज़ोर ना पड़े और इसे कोई हरा ना पाए। इस जिद, इंतकाम और जुनून में इसने खुद को पत्थर का कर लिया था। हवेली के बाहर गांव के लोग जमा थे। हर कोई ये जानने के लिए बेचैन था कि शाहसाई की पोती और होने वाले सरदार की मंग कैसी होगी। सब लोग बड़ी ही बेचैनी से शाहसाई की बड़ी पोती का इंतजार कर रहे थे, जो वलायत से पढ़कर आ रही थी। पूरे इलाके में वो पहली लड़की थी जो पढ़ने के लिए बाहर मुल्क गई थी। लोगों का इंतजार खत्म हुआ और हवेली के गेट के बाहर तेजी से एक कार आकर रुकी। पिछली सीट का दरवाज़ा खुला, जिससे ब्लैक हिल्स में मुकीद सफ़ेद नाजुक पाँव दिखाई दिए। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पहने एक हसीन लड़की बाहर निकली। अभी इसने ज़मीन पे कदम रखा ही था जब अगली सीट से निकलकर भागते हुए एक 17-18 साल लड़का इस खूबसूरत दोशीज़ा के पास पहुंचा और इसके ऊपर छतरी तान दी और कुछ फासले पर होकर इस पर साया किए चलने लगा। गांव के सारे लोग हैरत से फटी आंखों और खुले मुंह से बड़े शाही की पोती का ये अंदाज़ा एतवार देख रहे थे। गांव की जवान औरतों और बुढ़ियों ने इसे यूं बिना दुपट्टे और चादर के मर्दाना लिबास पहने देख मुंह में उंगलियां दाबे एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगी। यह है शाहसाई की पोती, तोबा तोबा कितनी बेशरम है। कैसे पैंट शर्ट पहने नंगे सर बिना दुपट्टे चादर के यूं मर्दों के सामने आ गई। कोई शर्म हया नहीं है। वैसे तो शाहसाई बड़े असूलों वाले बनते हैं, अब बात पोती की है तो कैसे खामोश खड़े हैं। अगर यूं हमारी बहू बेटियां निकलें घर से तो राम राम पे आ जाएंगे कि हमारे गांव की इज्जत खराब करने की हिम्मत कैसे हुई। अब इज्जत खराब नहीं हो रही। वो औरतें अब इतनी भी आहिस्ता आवाज़ में नहीं बोल रही थी कि औरों तक आवाज़ न पहुंच पाए। इनकी आहिस्ता आवाज़ में की गुफ्तगू से शाहसाई और इनके बेटों के गैज़ो गज़ब में इजाफा होता जा रहा था।
5 फुट कद सरमई आंखें, गंदमी रंगत, बारीक गुलाबी होंठ, सुनहरे लंबे बाल, सत्वा नाक पर एतमाद से लड़की अपनी सुनहरी आंखों से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी, चाहे इसकी रंगत गंदमी थी। मगर ऐसी कशिश थी इसके चेहरे में कि कोई एक बार गौर से देखता तो नजर न हटा पाता। वो पूरे एतमाद से चलती शाह साईं के पास पहुंची, जो चेहरे पर जाहो जला लिए गुस्से से घूर रहे थे, जबकि इनके दाएं बाएं जानिब खड़े इनके बेटों का हाल भी इनसे कम ना था। इनका बस चलता तो वो सब अपनी बंदूक की सारी गोलियां इस चटांग भर की लड़की के सर में उतार देते, जिसने यूं सारे गांव के सामने इनकी इज्जत का तमाशा बना दिया। खिड़कियों से झांकती हवेली की खवातीन भी नफरत भरी निगाहों से इस खूबसूरत दुशेजा को देख रही थी, जिसे सालों पहले अपनी साजिश और चालों से हवेली से बाहर निकलवा दिया गया था। जिस तरह इसकी माँ को, हेलो एवरीवन, अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर तो मत देखें, हमेशा के लिए आई हूँ, यही रहूँगी, कहीं भागी तो नहीं जा रही। फुर्सत से देखिएगा, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी थक चुकी हूँ। आपके लेक्चर्स बाद में सुन लूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है, ना कि आप सबसे लेक्चर्स की। वो इन्हें बोलने के लिए मुँह खोलता देख अपने असली एटीट्यूड भरे अंदाज में बोलती सब की तरफ एकदम सुखर भरी मुस्कुराहट उछालती। सालों बाद अपनी जान से मिलने की खुशी लिए जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ी। इसके हमेशा सर्द और संजीदा रहने वाले चेहरे पर एक ना ख़त्म होने वाली खूबसूरत मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अभी वो दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल ही हुई थी कि एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, और इस चीखने वाली आवाज़ से आशना होते ही हाथ में मौजूद हैंडबैग और मोबाइल छूटकर हाथों से गिरा और वो हवास बाख्तगी से अंदर की जानिब भागी। एक ब्लैक कलर की BMW तेज़ी से नीले शीशों वाली बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, और इसके पीछे ही इस तरह ब्लैक कलर के 4-5 गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से हथियार थामे गार्ड बाहर निकले और सब तरतीब से आगे वाली गाड़ी के बगल में लाइन से खड़े हो गए। गाड़ी से ड्राइवर तेज़ी से बाहर निकला और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अदब से खड़ा हो गया। गाड़ी से इंतहा का खूबसूरत 28 साला मर्द बाहर निकला। वो माथे पर बल सजाए अपने ब्लू कोट को दुरुस्त करते तेज रफ्तारी से खान इंडस्ट्री के मेन रोड की तरफ बढ़ा। गोरी रंगत ग्रे साहिराना आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए, तीखी नाक, हल्की हल्की बियर्ड और घनी मूंछों तले बाहम पर व्यस्त अनाबी लब, ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस वजाहत से भरपूर शख्स इर्द गिर्द से बेनियाज। बहुत से दिल धड़का गया। लड़कियां तो क्या, अगर कोई लड़का भी देखता तो एक पल के लिए नज़र ठहर सी जाती। वो खानज़ादा था, यूनानी देवताओं सा हुस्न लिए वो अपनी मिसाल आप था। इसका ये बेपरवाह सा हुस्न ना जाने कितनों को अपना असीर कर लेता था। शेजान हैदर खानज़ादा हुस्न से माला माल, जहानत भी बेइंतहा थी, इंतहा का ज़िद्दी, जुनूनी और शिद्दत पसंद, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ बिजनेस डील प्रोजेक्ट्स के गिर्द ही घूमती है, हर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट्स हासिल कराना शेजान हैदर खानज़ादा के बाएं हाथ का खेल है। वो माथे पर तेवरी चढ़ाए लंबे लंबे डग भरता अपने लग्जरी ऑफिस में आया और इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को अंदर बुलाया। सारा ऑफिस अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर खौफ से जर्द चेहरा लिए अपनी अपनी फाइल और लैपटॉप पे झुके खुद मसरूफ जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। जब शहजान हैदर खानज़ादा की सेक्रेटरी मिस एनी बॉस के ऑफिस में तलबी पर लर्जते हुए कदमों से दरवाजे पर खड़ी अंदर जाने की इजाज़त मांग रही थी, सब ने तहम भरी निगाहों से दिल में इसके बचने की दुआएं मांगी, जिसके चांसेस कम ही लग रहे थे। यस कम ऑन। अंदर से इजाज़त मिलने पर वो माथे से पसीना साफ करती लर्जती टांगों से अंदर दाखिल हुई, जहां वो खिड़की के पास खड़ा इसी का इंतज़ार कर रहा था। इसे आता देख बैठने का इशारा करते खुद भी अपनी सीट पर आकर बैठा। मिस एनी, क्या आप जानती हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से कल मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है? वह बराह रास्त इसकी आंखों में अपनी सर्द काई जमी आंखें गाड़े सर्द आवाज़ में बोला। तो मिस एनी को जान निकलती महसूस हुई। सर सॉरी सर, कुछ इश्यूज़ हो गए थे इसलिए मैं आ नहीं सकी। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मिस एनी खौफ से जर्द पड़ती मुआफ़ी मांगते हुए बोली। सॉरी माई फुट, जब मैंने आपको सारे पॉइंट हाईलाइट करके दे दिए थे तो फिर आप प्रेजेंटेशन तैयार करके लाई क्यों नहीं? आपके 2 टिके की इश्यूज़ की वजह से मेरे हाथ से करोड़ों का प्रोजेक्ट चला गया और आप बोल रही हैं माफ़ कर दूं? ऐसा पहली बार हुआ है कि शेजान हैदर खानज़ादा के हाथ से कोई प्रोजेक्ट निकलकर किसी दूसरे हाथ में चला गया, और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। सो व्हाट?
तबीयत ही ख़राब थी और कुछ नहीं हुआ था ना। आप ऑफिस कॉल करके बता सकती थी ताकि मैं किसी और को हायर कर सकूं। आपने गलती तो की है जिसकी सज़ा मिलेगी आपको, क्योंकि शेजान हैदर खान ज़्यादा कुछ भी माफ़ कर सकता है लेकिन बिजनेस में हुआ नुकसान नहीं। यू आर फायर्ड। शुक्र मनाए कि आप औरत हैं जिसकी वजह से आपकी इतने में ही छूट हो गई। अब आप कैशियर काउंटर से अपना चेक लें और यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। मिस एनी की जगह कोई आदमी होता तो अब तक न जाने किस हाल में पहुंच गया होता। वो लाइटर से सिगरेट जलाकर होंठों से लगाता खिड़की के पास खड़ा होकर गहरे गहरे कश लगाने लगा। ये इसका एक तरह से गुस्सा कम करने का तरीका था। कुछ देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो मोबाइल निकालकर अपने खास आदमी को अंदर बुलाया, जो 1 मिनट के अंदर हाजिर हुआ था। आलिम, पता करके बताओ कि कल की डील में प्रोजेक्ट किस बिजनेसमैन को मिला है। सर, ये मैंने इसकी पहले ही मालूमात ले ली थी। सर, वो कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक लड़की है जिसने अभी हाल ही में अपना बिजनेस यहाँ स्टेबल किया है। और व्हाट? लड़की? ऐसा क्या था इस लड़की की प्रेजेंटेशन में जो इस शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को छोड़ प्रोजेक्ट इस कल की आई लड़की को मिल गया है? पता नहीं सर, बस मुझे जो पता चला मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इस लड़की की पूरी कुंडली निकालो। कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, वगैरह वगैरह। आखिर इसने एसके के मुंह का निवाला छीना है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वो अपनी काई जमी सर्द आंखों में पूरे असरार मुस्कुराहट लिए बोला, नूरे जान, दीदू की परी कहाँ हो आप? देखो मैं आ गई हूँ। वो भागती हुई अंदर दाखिल हुई और अब हॉल में खड़ी होकर अपनी बेकरारी निगाहें इधर उधर घुमाती बेचैनी से पुकार रही थी जब एक फिर से घटी घटी चीख सुनाई दी, जिस पर वह तड़प कर दीवानावर आवाज़ की सिमत भागी। आवाज़ किचन की तरफ से आ रही थी। वो अंदर आई तो सामने नजर आते मंजर ने इसके गुस्से को हवा दे दी। वो शेरनी की तरह धाड़ती आगे बढ़ी। हाउ डियर यू, तुम हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? वो एक झटके से आयनौर को इसकी वहशी गिरफ्त से छुड़वाती पे दर पे कई थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ दिए, जिस पर वह लड़की बल खाती पीछे को गिरी थी। अंदर आती रजिया बेगम भागकर अपनी बेटी की तरह बढ़ी और इसे ज़मीन से उठाए हाइजम को मारने के लिए हाथ उठाए ही थे, जिसे हाइजम ने बीच में ही रोक दिया। ना ना ताई जी, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। मैं वो बचपन वाली हाइसम शाह नहीं हूँ जो चुपचाप आप लोगों की मार सह लेती थी। अब अगर किसी ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं वो हाथ ही तोड़ के रख दूंगी, फिर चाहे सामने वाला कोई भी हो। हाइजम शाह की ये धमकी और दबंग आवाज़ अंदर दाखिल होते हर शख्स ने सुनी थी। वो हिरनी की तरह सहमी खड़ी आइनौर को अपने हिसार में लिए सबको कहर भरी निगाहों से देखती आगे बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर पहले जो मैंने स्निक पिक दी थी ये इसकी फर्स्ट एपी है। पढ़ के बताइए एपिसोड कैसी लगी। और हाँ, जिस तरह आप सब ने स्निक पिक पे रिस्पांस दिया इस तरह एपिसोड पे भी रिस्पांस दें तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ एपी दूँ। प्यारे रीडर्स, एक बात तो मैं आप सबको बताना ही भूल गई कि मेरी प्यारी दोस्त धड़कन शाह का ताल्लुक इंडिया से है। इसीलिए हर सीन में आपको इंडिया का जिक्र ज़रूर मिलेगा, जैसे इंडिया के किसी गांव में हवेली का जिक्र और शहर वगैरह का जिक्र इसमें रहेगा। और बेफिक्र होकर नावल को पढ़ें और एंजॉय करें और अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।